हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिवीजन प्रारंभ कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी और रिवाइज द चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, अध्याय 1। हमें विश्वास है कि आपने पिछले सारे वीडियो देखे होंगे। अध्याय 1 पर आपको बहुत से वीडियो देखे गए थे। यहाँ आपके लिए एक सलाह है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप अपनी बुक से अध्याय को बिंदुवार, पंक्तिवार, सिलसिलेवार ध्यान से जरूर पढ़िए। वीडियो आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए हैं, वे संपूर्ण नहीं हैं। किताब से आपको पाठ को पढ़ना ज़रूरी है। तो पाठ को एक बार पढ़िए, फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आप ज़्यादा लाभान्वित होंगे और चीज़ें आपको अधिक स्पष्ट होंगी। इस वीडियो को बनाने में हमने यहाँ प्रदर्शित पुस्तकों से मदद ली है ताकि यह वीडियो अधिक उपयोगी और अधिक इन्फॉर्मेशनल बन सके, और इसीलिए मैं इन पुस्तकों के प्रकाशकों और लेखकों के प्रति अपना आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। I express my gratitude and thanks to the authors and publishers of these books displayed here. चलिए अब हम अपना रिवीजन वाला पाठ प्रारंभ करते हैं। रिवीजन में सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं वस्तुओं के दो प्रकार के वर्गीकरण के, उपभोग वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। ये एक प्रकार है, और दूसरा प्रकार है अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं। उपभोग वस्तुएं या उपभोक्ता वस्तुएं, कंजम्पशन गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, जिसे हम उपयोग करके आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। उपभोग वस्तुएं या उपभोग वस्तुएं वे मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली संतुष्ट करती हैं। अब आप अपने आसपास देखते हैं कि कुछ वस्तुएं टिकाऊ होती हैं, कुछ अर्ध टिकाऊ होती हैं, कुछ वस्तुएं बिल्कुल टिकाऊ नहीं होती हैं, कुछ वस्तुएं अभौतिक होती हैं जिसे हम सेवाएं कहते हैं। तो ये टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं और सर्विसेज। बहुत सिंपल है। वीडियो को पॉज करके इन चारों पॉइंट्स को आप पढ़िए। बेहद सरल चीज़ें हैं जो हमने बताया। जो टिकाऊ वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग वर्षों तक किया जा सकता है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपयोग लगभग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय तक किया जा सकता है। गैर टिकाऊ वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। और सर्विसेज वे होती हैं जैसे डॉक्टर, वकील, घरेलू नौकर, जो हमें वस्तुएं तो प्रदान नहीं करते परंतु सेवाएं प्रदान करते हैं। इनको आप एक बार पढ़ लीजिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूंजीगत वस्तुओं का। कि पूंजीगत वस्तु, ये आपको पता है, अंतिम वस्तुओं के रूप में पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां, फिक्स्ड एसेट होती हैं। इन वस्तुओं जैसे प्लाट, मशीनरी का उत्पादन प्रक्रिया में बार बार कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है। तो ये पूंजीगत वस्तुएं हैं। यहाँ बॉक्स में भी इस बात को और स्पष्ट किया गया है, एक बार आप भी ध्यान से पढ़िए। वस्तुएं हैं जिनका प्रक्रिया में कई वर्षों तक प्रयोग किया जाता है और जिनका उच्च मूल्य होता है। ये उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। इन वस्तुओं का प्रयोग करने से इनका मूल्य ह्रास, स्थिर परिसंपत्तियों के निरंतर प्रयोग के कारण मूल्य का घटना, मूल्य ह्रास होता है, घिसावट या मूल्य में कमी आना। अब आपको ये भी पता है कि सभी वस्तुएं या सभी मशीनें पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं और सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं नहीं होती हैं। कर लीजिए, बहुत सिंपल धारणाएं हैं ये, और हम रिवीजन में अब आगे ये हमारे लिए एक ज़रूरी
बात उपभोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर। उपभोग वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती हैं। उपभोग वस्तुएं भी वही हैं और उपभोक्ता वस्तुएं भी वही हैं। दूसरा पॉइंट है उपभोग वस्तुओं में इन पर यानी उपभोग वस्तुओं पर किए गए व्यय को उपभोग व्यय कहा जाता है। उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण लोगों का उच्च स्तर पर कल्याण होता है। यह उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। उपभोग वस्तुओं की बात हमारी हो गई। अब हम कैपिटल गुड्स अर्थात पूंजीगत वस्तुओं की बात करते हैं। पूंजीगत वस्तुएं मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि या पूर्ति नहीं करते हैं। ये वस्तुएं यानी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों के द्वारा अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग की जाती है, अर्थात सीधी तौर पर ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती हैं, लेकिन जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उनको बनाने में काम आती हैं। पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए व्यय को निवेश व्यय कहा जाता है। वहाँ पर हमने उपभोग व्यय कहा गया था, यहाँ पर निवेश व्यय कहा गया था। इसे याद रख लीजिए, आगे भी ये बहुत बार आएगा कि निवेश व्यय क्या होता है। तो बताइए इसका क्या उत्तर है? जी, आपने सही उत्तर दिया कि निवेश व्यय पूंजीगत वस्तुओं में किया गया व्यय है। पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता अधिक होती है। यह भावी वृद्धि के लिए अच्छी होती है। तो ये छोटे छोटे अंतर आपको बताए गए हैं, इनको आप याद रखिएगा। ये एक छोटा सा प्रश्न है जिसको अभी इतनी व्याख्या से आप समझ चुके हैं कि सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। क्यों? आप ध्यान से इनको पढ़िए। यहाँ पर उत्पादक वस्तुओं में सम्मिलित होती है कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तुएं, जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग, तथा स्थिर संपत्तियों के रूप में उपयोग की गई वस्तुएं जैसे प्लॉट, मशीनरी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। पूंजीगत वस्तुओं में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों फिक्स्ड एसेट को ही सम्मिलित किया जाता है। ये टिकाऊ उपयोग उत्पादक वस्तुएं होती हैं। दूसरी ओर कच्चे माल के रूप में प्रयोग की गई वस्तुएं एकल उपयोग उत्पादक वस्तुएं होती हैं। ये उत्पादक की प्रक्रिया में बार बार उपयोग में नहीं आती, अतः सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती हैं। अब आता है अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? फाइनल गुड्स। आपको इंग्लिश टर्म से ज़्यादा अच्छा लगेगा। फाइनल गुड्स मतलब तैयार, अंतिम रूप से अगर वो उपयोग के लिए कोई वस्तु तैयार है जिसका आगे रूप और उपयोग ना बदले तो वह अंतिम गुड्स या अंतिम वस्तुएं या फाइनल गुड्स कहलाती हैं। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन को पार कर चुकी हैं और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार है। अर्थात जैसे आपने कोई दूध लाया और आपने दूध का सेवन कर लिया या आपने दूध के सेवन करने के लिए लाया तो ये आपके लिए अंतिम वस्तु हो गई। लेकिन दूध से आपने अन्य प्रोडक्ट बनाए या दूध से कोई दूसरी चीज़ें बनाए या दूध के पकवान बनाए तो फिर ये अंतिम वस्तु नहीं है। तो अंतिम वस्तु की परिभाषा को एक बार ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए, और फिर इस वाक्य पर ध्यान दीजिए कि परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को उपभोग व्यय या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। उत्पादकों द्वारा अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को निवेश व्यय या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अभी निवेश व्यय मैंने आपको एक बार और बताया था, उसी को यहाँ पर बदल कर कहा गया। वहाँ हमने कहा था पूंजीगत वस्तुओं में किया गया व्यय निवेश व्यय है, और यहाँ एक और बात हम कह रहे हैं कि अंतिम वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय को भी हम निवेश व्यय या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखने वाली बात हो गई, अंतिम वस्तुओं पर व्यय दो प्रकार से होगा, एक उपभोग व्यय और एक निवेश व्यय। ये जो बॉक्स में लिखा है आप अच्छे से पढ़िए, कम से कम 5 बार, और एक कॉपी में लिख कर देखिए कि अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं और उपभोक्ता उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। उदाहरण, उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया गया मक्खन तथा डबल रोटी। अंतिम उत्पादक वस्तु फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स
वे वस्तुएं हैं जो अंतिम उपयोगकर्ताओं के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं और उत्पादक उनके अंतिम प्रयोगकर्ता होते हैं। उदाहरण, किसानों द्वारा प्रयोग किए गए ट्रैक्टर तथा हार्वेस्टर। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अंतिम वस्तुओं पर व्यय होता है उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय। अंतिम वस्तुओं पर व्यय होता है उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। जैसा इनका नाम है मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट गुड्स, तो जब हम किसी भी वस्तुओं के उत्पादन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, अंतिम वस्तुओं से पहले तक की जो है वो मध्यवर्ती वस्तु या इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने गेहूं लाए और गेहूं से फिर आपने आटा बनाया, आटा से फिर आपने रोटी बनाया या ब्रेड बनाया, तो गेहूं और आटा आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं और अंतिम उत्पाद आपका ब्रेड या चपाती या रोटी अंतिम उत्पाद है। उसी तरह से यहाँ पर इसी उदाहरण को अच्छे से यहाँ पर समझाया गया है। आप रिवीजन कर रहे हैं तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करिए और मध्यवर्ती वस्तुओं को ध्यान से पढ़िए। आशा है आपने इसे पढ़ लिया होगा। अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि उत्पादकों द्वारा एक लेखा वर्ष के दौरान मध्यवर्ती वस्तुओं पर किया गया व्यय मध्यवर्ती उपभोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन या मध्यवर्ती लागत कहलाता है। यदि उत्पादन के मूल्य से मध्यवर्ती उपभोग को घटाया जाए तो सकल मूल्य वृद्धि, जिसे सकल मूल्य वृद्धि या उत्पादक का सकल उत्पादन भी कहा जाता है, की जानकारी प्राप्त होती है। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न की भी तैयारी करनी है। तो इस बॉक्स में लिखी गई बात को आप 2-3-4 बार पढ़ें और एक बार बिना देखे कॉपी में जरूर लिखें। सकल मूल्य वृद्धि अथवा उत्पादकों का सकल उत्पाद ये कहलाता है। एक ही वस्तु अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु हो सकती है। कुछ वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं तथा कुछ अन्य वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुओं का नाम देना संभव नहीं है, अतः एक ही वस्तु अंतिम अथवा मध्यवर्ती हो सकती है। यह अंतर वस्तुओं के अंतिम प्रयोग पर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने दूध लाया और दूध को हमने कंज्यूम कर लिया, पी लिया, तो वो हमारे लिए अंतिम वस्तु थी। लेकिन दूध के अगर हमने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए, उससे कुछ और चीज़ें हमने बना ली, कहीं और हमने उसका प्रयोग कर दिया, तो वो अगली वस्तु बनाने के लिए दूध क्या आ रहा है, मध्यवर्ती वस्तु की तरह उपयोग में आ रहा है। इसे भी आप पढ़िएगा ध्यान से। फिर अब आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं, मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुओं में अंतर। तो ये बहुत सिंपल है। उनके और कौन सी वस्तु अंतिम वस्तुएं हैं, यहाँ पर उनका डिफरेंस आपको दिखाया गया है। तो ये वस्तुएं अर्थात इंटरमीडिएट गुड्स वे वस्तुएं हैं जो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर रहती हैं और उनका रूप बदल बदल कर उत्पादन प्रक्रिया में उनका प्रयोग किया जाता है या किसी अन्य वस्तुओं के उत्पादन में उनका प्रयोग किया जाता है। जबकि अंतिम वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया की अंतिम सीमा तक पहुंच जाती हैं और उनका ना तो रूप बदला जा सकता है, ना उनको किसी और वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है, तब वो अंतिम वस्तुएं कहलाती हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से अंतर दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करिए और इन पूरे 6 डिफरेंसेस को पढ़िए, समझिए और लिख कर देखिए, लर्न करिए, याद कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं में भेद का महत्व। मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय के आकलन में दोहरी गिनती की समस्या। अगले अध्याय में हम राष्ट्रीय आय का रिवीजन करेंगे। यदि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय के आकलन में सम्मिलित करते हैं तो दोहरी गिनती की समस्या उत्पन्न होती है। राष्ट्रीय आय के आकलन में केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है। केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को सम्मिलित किया जाता है।
उपभोग व्यय की धारणा तथा इसके घटक, कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंपोनेंट्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। समष्टि अर्थशास्त्र में उपभोग व्यय से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में समग्र उपभोग व्यय से है। एक अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता कौन लोग होते हैं, इसका विस्तृत वर्गीकरण इस प्रकार है। जो उपभोक्ता हैं, जो उपभोग वस्तुओं को खरीदते हैं, वो कौन है? परिवार, हाउसहोल्ड्स, सरकार, गवर्नमेंट तथा गैर लाभ निजी संस्थाएं जैसे गैर सरकारी संगठन एनजीओ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तथा अन्य। परिवार अपनी आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं। सरकार उपभोक्ताओं की खरीद, सुरक्षा बलों तथा सरकारी स्कूलों में दोपहर भोजन वितरण आदि अन्य कार्यों के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए वस्तुओं को खरीदती है। संस्थाएं दान, चैरिटी हेतु भी वस्तुओं को खरीदती हैं कि ठंड आ रही है तो हम कंबल बांटते हैं, विकलांगों को हम चेयर बांटते हैं, व्हील चेयर देते हैं या कुछ भी इस तरह से। तो चैरिटी के लिए भी चीज़ों का खरीद फरोख्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं समग्र उपभोग व्यय की। परिवारों द्वारा उपभोग व्यय, सरकार द्वारा उपभोग व्यय, गैर लाभ निजी संस्थाओं एनजीओ द्वारा उपभोग पर किया गया व्यय को हम समग्र उपभोग व्यय कहते हैं। समग्र शब्द का अर्थ होता है संपूर्ण या सभी के द्वारा। तो सभी के द्वारा यानी इतने लोगों के द्वारा उपभोग में जो खर्च किया जाता है वो उपभोग व्यय है। अब निवेश की अवधारणा तथा घटक समझते हैं। कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है? हम जानते हैं कि पूंजी उत्पादन का कारक क्या क्या होते हैं? भूमि, श्रम, संगठन, पूंजी, उद्यमिता। यह उन मानवकृत वस्तुओं, मैन मेड गुड्स का स्टॉक होता है जिनका प्रयोग और अधिक उत्पादन के लिए किया जाता है। पूंजी के स्टॉक का निहितार्थ वस्तुओं के उत्पादन क्षमता तथा उत्पादकों के पास पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है उतनी ही उनकी वस्तुओं तथा सेवाओं को उत्पादित करने की क्षमता अधिक होगी। I इज इक्वल टू डेल्टा के। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, के का मतलब होता है पूंजी का स्टॉक और डेल्टा के का मतलब होता है वर्ष के दौरान पूंजी स्टॉक में हुआ परिवर्तन। पूंजी स्टॉक में परिवर्तन को पूंजी निर्माण या कैपिटल फॉर्मेशन भी कहा जाता है। अतः निवेश तथा पूंजी निर्माण शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। अतः निवेश को पूंजी निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है अथवा एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जिससे पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होती है। ये बॉक्स में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ लीजिए। स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश। निवेश के दो घटक होते हैं, एक स्थिर निवेश, दूसरा माल सूची निवेश। इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार से है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, स्थिर निवेश। स्थिर निवेश से अभिप्राय एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि का होना है। स्थिर परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि का होना है। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर आपको विस्मरण हो गया है, आप भूल गए हैं, तो फिर से ऊपर जाके इन चीज़ों को पढ़ लीजिए। उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों अथवा पूंजीगत वस्तुओं जैसे प्लांट, मशीनरी स्थिर निवेश कहलाता है। प्रारंभ में एक उत्पादक ने 8 मशीनें उसके पास होती थी। 17 के अंत में उसके पास 10 मशीनें हो जाती हैं। तो वर्ष 2017 के दौरान परिसंपत्ति स्टॉक में दोनों की वृद्धि हो जाती है और इस तरह से हम कहेंगे वर्ष 2017 के दौरान उत्पादक का स्थिर निवेश 2 मशीनें रही। स्थिर निवेश की परिभाषा यहाँ बॉक्स में भी दी गई है। लेखा वर्ष में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक और लेखा वर्ष के प्रारंभ में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियों का स्टॉक।
इन दोनों का डिफरेंस हम लेंगे। एक लेखा वर्ष के दौरान उत्पादकों की स्थिर संपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि से आ जाएगी। स्थिर निवेश का कुछ महत्व भी होता है। सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। निम्नलिखित अवलोकन स्थिर निवेश के महत्व को स्पष्ट करते हैं। पहला, स्थिर निवेश से प्रायः अभिप्राय उत्पादकों के स्थिर परिसंपत्तियों, प्लॉट, मशीनरी के स्टॉक में वृद्धि से है। इसमें उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। उत्पादकों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होने से स्थिर निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में उत्पादन का उच्च से उच्च स्तर प्राप्त होता है। उत्पादन के उच्च स्तर स्थिर निवेश से संबंधित के कारण आर्थिक समृद्धि की दर अधिक होती है, जो सामान्यतः जीडीपी समृद्धि के रूप में जाना जाता है। अब हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं माल सूची निवेश। किसी एक समय पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उत्पादकों के पास जो स्टॉक होता है उसमें तैयार वस्तुएं, बिना बिकी वस्तुएं, अर्ध तैयार वस्तुएं, उत्पादन की प्रक्रिया में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल हो रहा है, तथा कच्चा माल सम्मिलित होते हैं। इसे माल सूची स्टॉक या इन्वेंट्री स्टॉक कहा जाता है। समय के साथ साथ इस स्टॉक में परिवर्तन होता रहता है। इस दौरान माल सूची स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को उत्पादक का माल सूची निवेश कहते हैं। ये बॉक्स में दिए गए फॉर्मूले से आप और आसानी से इस बात को समझ जाएंगे माल सूची निवेश क्या होता है। लेखा वर्ष के अंत में माल सूची स्टॉक माइनस लेखा वर्ष के प्रारंभ में माल सूची स्टॉक, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो वो आ जाएगा माल सूची निवेश। अब यहाँ माल सूची निवेश का महत्व दिया गया है। इसे आप स्वयं पढ़ लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़िए। ये बॉक्स से भी जानकारी को ध्यान से पढ़िए। सकल निवेश तथा शुद्ध निवेश। नेट इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास आप जानते हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी, किसी पिटी स्थिर परिसंपत्तियों के पुनः स्थापन पर व्यय। सकल निवेश या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश धन मूल्य ह्रास। ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा। नेट इन्वेस्टमेंट होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। शुद्ध, जिसको नेट हम कह रहे हैं, वो होता है सकल माइनस मूल्य ह्रास। और सकल निवेश या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? शुद्ध निवेश जो हमने ऊपर ज्ञात किया था उसमें मूल्य ह्रास को जोड़ दें। अर्थात अगर आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम पक्षांतर करके एक ही फॉर्मूला बना रहे हैं। दो बातें हैं यहाँ पर। शुद्ध निवेश में या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आप बहुत आसानी से इसे पढ़ और समझ सकते हैं। जो सकल निवेश होता है ये वर्तमान पूंजी स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट नहीं करता, जबकि जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है वह वर्तमान पूंजी स्टॉक में हुई शुद्ध वृद्धि को प्रकट करता है। ध्यान दीजिए, सकल निवेश तथा शुद्ध निवेश दोनों में स्थिर निवेश तथा माल सूची निवेश शामिल होते हैं। ये एक प्रश्न है आपके पढ़ने के लिए। और मूल्य ह्रास की अवधारणा को भी आप जानते हैं कि मूल्य ह्रास क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। जब स्थिर परिसंपत्तियों जैसे प्लॉट तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है, सामान्य टूट फूट तथा आकस्मिक हानि के कारण उनके मूल्य में कमी हो जाती है। उनका मूल्य तब भी घट जाता है जब औद्योगिक मांग या परिवर्तन के कारण उनका प्रचलन
खत्म हो जाता है या अप्रचलन हो जाता है। मूल्य ह्रास डेप्रिसिएशन सामान्य टूट फूट, नॉर्मल वियर एंड टियर, आकस्मिक हानि की सामान्य दर, नॉर्मल रेट ऑफ एक्सीडेंटल डैमेज, तथा प्रत्याशित प्रचलन एक्सपेक्टेड मूल्यह्रास को स्थिर पूंजी का उपभोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहा जाता है। प्रत्याशित अप्रचलन और अप्रत्याशित अप्रचलन, इसमें अंतर हम देखते हैं। इससे अभिप्राय औद्योगिक तकनीक में परिवर्तन अथवा मांग में परिवर्तन के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली गिरावट से है। यह मूल्यह्रास का एक भाग है। और अप्रत्याशित अप्रचलन में को मूल्यह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस इससे अभिप्राय प्राकृतिक आपदाओं अथवा आर्थिक मंदी के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य ह्रास में होने वाली गिरावट से है। यह मूल्य ह्रास का एक भाग नहीं है, इसके स्थान पर यह पूंजीगत हानि को प्रकट करता है। अप्रत्याशित अप्रचलन को स्थिर परिसंपत्तियों के बीमा द्वारा प्रबंधित किया जाता है। स्थिर पूंजी उपभोग और पूंजीगत हानि। स्थिर पूंजीगत का उपभोग या स्थिर पूंजी का उपभोग, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इससे अभिप्राय उत्पादन प्रक्रिया में निरंतर प्रयोग होने के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी से है। इस हानि के कारण सामान्य टूट फूट तथा आकस्मिक हानि अप्रत्याशित अप्रचलन है। इसे मूल्य ह्रास आरक्षित कोष द्वारा प्रबंधित किया जाता है, जबकि कैपिटल लॉस या पूंजीगत हानि इससे अभिप्राय स्थिर संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी से है, जब यह प्रयोग नहीं की जाती है। इस हानि के कारण अप्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, आग आदि तथा अर्धवार्षिक आर्थिक मंदी की अवधि के दौरान परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य में गिरावट, इसे स्थिर परिसंपत्तियों के बीमा द्वारा प्रबंधित किया जाता है। मूल्यह्रास का महत्व आप जानते हैं, ये स्थिति को भी आप जानते हैं। मूल्यह्रास कोष अभाव के कारण उत्पादन का निम्न स्तर, रोजगार तथा आय का निम्न स्तर, समग्र मांग का निम्न स्तर, निम्न निवेश प्रेरणा तथा निम्न निवेश ये बेहद महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। स्टॉक और प्रवाह में अंतर, स्टॉक को उदाहरण देकर समझाइए, प्रवाह को उदाहरण देकर समझाइए, या स्टॉक और प्रवाह के अंतर को समझाइए। बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रवाह के कुछ उदाहरण हैं स्टॉक में, जैसे संपत्ति है, श्रम बल है, पूंजी है, छत की टंकी में वाटर इन ओवरहेड टैंक, ये सब स्टॉक है जो किसी समय विशेष पर उपलब्ध है। और प्रवाह यानी जो, जैसे पानी का बहने को हम प्रवाह बोलते हैं, हवा के बहने को हम प्रवाह बोलते हैं, उसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हैं। आय कम होती है, ज़्यादा होती है, घटती है, बढ़ती है, अर्थात प्रवाहमान रहती है। मुद्रा का व्यय, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, उसी तरह यह भी प्रवाहमान रहता है। पूंजी निर्माण, कभी कम पूंजी निर्माण होगा, कभी ज़्यादा होगा, घटते बढ़ते नेचर का है, इसलिए ये भी प्रवाह है। एक देश में मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है, मतलब प्रवाह है। ब्याज भी चेंजेबल है, चेंज होता रहता है, इसलिए प्रवाह है। छत की टंकी के पानी का रिसाव, रखा पानी स्टॉक है,
और पानी का रिसाव या पानी का बहना फ्लो है। फ्लो को ही हम प्रवाह कहते हैं। दिल्ली से मुंबई जा रही एक कार की रफ्तार घटते बढ़ते रहती है, तो प्रवाह है। चावल का विक्रय कभी कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, प्रवाह है। जन्म लेने वालों की संख्या बदलते रहती है, इसलिए वह भी प्रवाह है। तो आपको क्या करना है, स्टॉक और प्रवाह की डेफिनेशन याद करना है, उनके उदाहरण याद करना है और उनमें अंतर याद करना है। ये स्टॉक और प्रवाह में अंतर दिया गया है। स्टॉक से अभिप्राय समय के एक बिंदु पर, जैसे मैं कहूँ कि आज 2 दिसंबर को 12 बजे हमारे पास धान के 100 बोरों का स्टॉक है। और प्रवाह जो है वो गतिमान है, परिवर्तनीय है। प्रवाह से अभिप्राय समय की एक अवधि के दौरान एक चर के मूल्य से है। सोमवार से शनिवार तक, 1 माह में, 15 दिन में, 6 माह में, 1 वर्ष में। स्टॉक का समय काल नहीं होता है, प्रवाह का समय काल होता है। जैसे आपके यहाँ नल आते हैं 3 बजे से 4 बजे तक, प्रवाह काल है। स्टॉक प्रवाह को प्रभावित करता है। पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह भी उतना अधिक होता है। ये नोट के रूप में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो आपको ध्यान देना चाहिए कि अर्थशास्त्र में कुछ धारणाओं का अध्ययन केवल प्रवाह चरों के रूप में किया जाता है, स्टॉक के रूप में नहीं। उदाहरण के लिए निर्यात तथा आयात। स्टॉक और प्रवाह परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये एक चित्र के द्वारा यहाँ आपको समझाया गया है। वीडियो को पॉज करके आपको इसे पढ़ना है। अंतर क्षेत्रीय प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, और ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आ गया है जो अक्सर परीक्षा में आता है। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र बताइए। अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र कौन कौन से हैं? परिवार क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। फिर से बोलिए। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। तो जैसे आपको याद होगा कि गणित में हम लोग जीपीएच बोलते थे, तो जी अगर आप बोल देते हैं तो हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल, यानी परिवार क्षेत्रक, उत्पादक क्षेत्रक या क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र। ये अर्थव्यवस्था के 4 महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है। इसे आप वीडियो को पॉज करके ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ रह गई है, वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह और वास्तविक प्रवाह के व्युत्क्रम के रूप में। फिर आता है मुद्रा का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इस पर भी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, इसे भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। उत्पादकों के परिवारों की ओर मुद्रा का प्रवाह की खरीद के लिए एक निरंतर प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसी प्रकार परिवार से उत्पादकों की ओर मुद्रा का प्रवाह वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए एक निरंतर प्रक्रिया है। ये अंतर क्षेत्रीय प्रवाह कभी नहीं रुकता, इसीलिए इसे चक्रीय प्रवाह कहते हैं। यह चक्रीय इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उत्पादकों द्वारा की गई कारक सेवाओं की मांग कभी भी नहीं रुकती और उपभोक्ताओं द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी कभी नहीं रुकती। अन्य शब्दों में उत्पादक क्षेत्र तथा उपभोक्ता क्षेत्र के बीच मुद्रा का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, कभी नहीं रुकता क्योंकि साधारणतः उपभोग प्रक्रिया कभी नहीं रुकती तथा उत्पादन प्रक्रिया भी कभी नहीं रुकती। ये इस मॉडल का महत्व है, ये आपके पढ़ने के लिए है। और इसे हम इस पाठ को अब यहाँ पर पूर्ण कर रहे हैं। छोटे मोटी जो बातें कुछ छूट गई होंगी वो जो आपकी रीडिंग में आएगा। आपको ये पाठ पढ़ना है और पाठ के अंत में दिए गए सभी प्रश्नों को अच्छे से समझकर 3, 4, 5 बार जरूर पढ़ना है। लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 1 नंबर वाले प्रश्न, 3 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, सभी प्रश्नों को आप याद करिए। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन उत्तर थोड़े ही होते हैं, वे ही बदल बदल कर पूछे जाते हैं, इसलिए आप
आज पार्ट 1 का रिवीजन करें और अच्छी तरह से पार्ट 1 को याद कर लें। हम अगले दिन किसी अगले पार्ट का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।